हेलो, गुड इवनिंग डियर फ्रेंड। सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद आप सभी लोग अच्छे हैं और आपकी तैयारी एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा गति, बल, फोर्स और यंत्र, यानी कि कुछ ऐसे बेटा यंत्र जो इस्तेमाल में लिए जाते हैं, है ना। जैसे कि मशीन्स की बात हो रही है बेसिकली, फर्स्ट क्लास कौन से, सेकंड क्लास कौन से, थर्ड क्लास कौन से हैं, है ना। इन सब में अंतर आपको बताया जाएगा। तो चलिएगा जल्दी आ जाए। बात करते हैं सर गति की। गति जानते हो आप भैया जी? मोशन जिसको कहते हैं, मोशन। मान के चलिए अभी मैं खड़ा हूं, मैं रेस्ट पे हूं, जब मैं चलने लग जाऊंगा मैं मोशन में आ जाऊंगा, मैं गति में आ जाऊंगा, है ना। यानी कि मैं अपने स्थान को समय के साथ चेंज कर रहा हूंगा। वही क्या है बेटा? मोशन है ना। यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ अपने परिवेश के सापेक्ष नहीं बदलती तो बेटा जी वो विराम अवस्था में रहती है, जिसको हम रेस्ट पोजीशन कहते हैं। अगर वो बदलने लग जाए, यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती है तो वह गति में कहलाती है, यानी कि वह वस्तु मोशन में कहलाती है। जब तक मैं एक जगह खड़ा था, अभी भी यहां खड़ा हूं, और आप देखोगे कि मैं 2 मिनट 4 मिनट बाद भी यहीं खड़ा हूं। देखो अभी एटलीस्ट 10 सेकंड तो अभी भी हो गए होंगे, मैं एक ही जगह खड़ा हूं, तो मैं रेस्ट पे हूं, मैं कहीं भाग के नहीं जा रहा, मैं एक जगह खड़ा हूं। समय के साथ मैंने अपनी पोजीशन को स्थिति में मतलब मैंने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया या फिर स्थिति में बदलाव नहीं किया, है ना। यानी कि 1 मिनट पहले भी मैं यहीं पे खड़ा हूं, अभी भी यहीं पे खड़ा हूं, तो मैं रेस्ट में हूं। जैसे कि एक कार खड़ी है, बंद खड़ी है, एक जगह खड़ी है, वो रेस्ट पे है। जब ड्राइवर उसमें गियर डाल के जब उसको चलाने लग जाएगा तो मोशन में आ जाएगी। तो अब मान के चलिए मैं मोशन में आने वाला हूं, तो आप कहोगे सर आप 2 सेकंड में 3 कदम चले। यानी कि समय के साथ मैंने अपनी स्थिति को चेंज किया, मैंने अपनी जो पोजीशन है उसको बदला समय के साथ, तो वो मोशन हो गया। तो 2 चीजें हो गई, एक तो बेटा जी रेस्ट, एक हो गया मोशन। रेस्ट और मोशन में किसी को कोई दिक्कत पहले तो ये बता दो। हाँ बेटा जी, किसी को रेस्ट और मोशन में कोई दिक्कत हो तो बताए, फिर आगे चलेंगे। कह रहा विराम और गति जो है वो सापेक्ष शब्द है। इसका मतलब क्या है भाई? जल्दी से बता दें। कह रहा रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। एग्जाम्पल, ए पर्सन इन ए मूविंग बस इज इन मोशन फॉर ए पर्सन आउटसाइड बट एट रेस्ट फॉर ए फेलो पैसेंजर। इसका मतलब क्या है भाई? जल्दी से बता दे। विराम और गति सापेक्ष शब्द है, यानी कि रिलेटिव टर्म्स है। एक पर्सन है, वो एक इस बस में बैठा है जो चल रही है, इज इन मोशन, ठीक है, फॉर ए पर्सन आउटसाइड बट एट रेस्ट फॉर ए फेलो पैसेंजर। इसका मतलब अगर आप समझ जाओगे इस एग्जाम्पल का तो आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा भाई, है ना। आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा। इसको हम ऐसे लेते हैं, इसको बेटा जी हम ऐसे समझेंगे। मान के चलिए ये बस है, प्यारे बच्चों, मान के चलिए ये बस है। ये क्या है सर? बस है ना। मान के चल लेते बेटा जी ये बस है, ये बस है ना बेटा, ये बस है, ठीक है। हाँ ये क्या है सर जी? बस है ना, ये बस है, ठीक है। यहां पर सीट्स बनी हुई हैं, यहां पर बेटा जी सीट्स बनी हुई हैं, और यहां पैसेंजर बैठे हुए हैं। ये ड्राइवर की बड़ी वाली खिड़की, दरवाजा लगा लो इधर की तरफ, ड्राइवर का बड़ा वाला खिड़की है, दरवाजा है, ऐसे करके यहां ड्राइवर बैठा है, चला रहा बस को। मान के चलिए इधर लाइट जल रही है, बस इधर की तरफ जा रही है। अब एक बंदा यहां खड़ा है और एक बंदा यहां बैठा है। एक पैसेंजर यहां बैठा है, एक पैसेंजर बेटा जी इधर बैठा है मुंह करके, इधर मुंह करके पैसेंजर बैठा है, ठीक है। ये रेस के हाथ कुछ भी लगा लो। तुम यहां खड़े हो, तुमने देखा ऐसे खड़े होके बस जा रही है, ठीक है। तुम्हें लगेगा जो इंसान बस में बैठा हुआ है वो गति कर रहा है। भाई तुम्हें ऐसा ही तो लगेगा। तुम रोड पे खड़े हो जाओ, ऑटो का इंतजार करने लगो,
तुम अपने ऑटो को छोड़ के बाकी सभी बसों को देखो, बाकी सभी व्हीकल्स को देखो, कोई इंसान बाइक पे जा रहा बैठ के, तुम्हें लगेगा ये मोशन में है। थोड़ी देर पहले वहां था, 10 सेकंड बाद ये बाइक इसकी यहां गई और 10 सेकंड बाद वहां पहुंच जाएगी। तो तुम अपनी जगह खड़े हो, लेकिन तुम्हें बाकी सब लोग घूमते दिख रहे हैं जो किसी व्हीकल के अंदर चल रहे हैं। तो बस जो चलती आ रही है उसमें जितने भी पैसेंजर बैठेंगे तुम्हें लगेगा ये मोशन में है। अब इस कंडीशन को दोबारा ले लो, तुम बस में बैठे हो, तुम्हारे साथ और भी लोग बैठे हुए हैं बस में, और तुम बाहर की तरफ देख रहे हो। तुम्हें साइड वाली चीजें चलती दिखे ना दिखे, लेकिन तुम्हें इतना जरूर पता रहेगा भाई देखो हम तो रेस्ट पे, हम तो एक ही जगह बैठे, हम तो कहीं चल ही नहीं रहे। तो इस एग्जाम्पल का जो मतलब था वो यही था कि अगर कोई बाहर का इंसान किसी चलती बस के अंदर के पैसेंजर को देखता है तो उसे लगता है यह गति कर रहा है, मोशन में है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है। जबकि वही इंसान जो बस के अंदर बैठा है, अगर वो अपने साथी को देखे या खुद भी अपने आप को ऑब्जर्व करे तो उसको तो यही लगेगा ना, और ये हकीकत भी है, वो तो एक जगह बैठे हुए हैं। गति कौन कर रहा है? गति तो बस कर रही है, वो इंसान तो रेस्ट पर है। जो बस के अंदर इंसान बैठा है ना वो रेस्ट पर है। चल के तो बेटा बस जा रही है, वो तो एक ही जगह बैठा हुआ। आपने समझ में आई बात? नहीं आई? हाँ, बस मोशन में है, लेकिन बस के अंदर जो इंसान बैठा है वो मोशन में नहीं होगा। हरियाणवी रोडवेज, हरियाणा रोडवेज सस्ता एयरप्लेन बेटा हरियाणा रोडवेज की चर्चे दूर दूर तक है। ठीक है, हाँ जी, इतनी बातें क्लियर। तो अभी मैंने आपको रेस्ट और जो मोशन है उसका कॉन्सेप्ट समझाया कि भाई ऐसा हो सकता है कि हमें कोई चलती हुई चीज में, बस है, गाड़ी है, बाइक है, ट्रेन है, उसमें बैठे हुए इंसान आपको मोशन में लगे, गति में लगे, लेकिन ऐसा वास्तविकता में नहीं होता है। वो खुद तो बेचारे रेस्ट पर हैं, वो जिस व्हीकल के अंदर बैठे वो व्हीकल चल रहा है। इस बात को याद रखेंगे। चलिएगा, अब आती हैं बेटा सदिश और अदिश राशियां, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली क्लास में भी बताई थी, मैं दोबारा बता देता हूं कि वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, और वे राशियां जिनमें परिमाण और बेटा दिशा दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसको क्या कह रहे हैं भाई? सदिश और अदिश राशियां। तो ये अदिश राशियां जिनको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, ये सदिश राशियां जिसमें वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी बोले तो बेटा जी जिसमें दोनों चीजें हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी पिछली क्लास में लिखवाए थे, मास था, डिस्टेंस था, टाइम, स्पीड, यहाँ पर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें दिशा जरूर मिलेगी। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, हमने किसी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया, किधर पहुंचाया सर? ईस्ट की तरफ पहुंचाया। वेलोसिटी में भी बेटा दिशा होती है, लेकिन स्पीड में नहीं होती है। दूरी और विस्थापन, तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लेते हैं, हालांकि मैंने पिछली क्लास में भी समझाया था। देखिए हमारे जो टॉपिक का नाम है वो टॉपिक का नाम ही क्या है बेटा? गति। गति, उसके बाद हम पढ़ेंगे बल, फिर पढ़ेंगे बेटा मशीन्स। ठीक है, तो अभी हम गति पढ़ रहे हैं। तो अब देखते हैं डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्टेंस तो बेटा दूरी है, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन है, दोनों में छोटा सा अंतर है। ये क्रम वस्तु द्वारा तय किए गए वास्तविक पथ की लंबाई है, यह हमेशा बेटा जी आपका धनात्मक ही रहेगा, और यह अदिश होता है। अदिश का मतलब समझ रहे हो बेटा जी? अदिश का मतलब समझ रहे हो? स्केलर क्वांटिटी, यानी कि इसमें दिशा नहीं होती। जैसे कि मैं तुमसे कहूं कि तुम सुबह रोजाना 2 किलोमीटर दौड़ लगा के आओगे, घड़ी ले जाओ, जब इसमें 2 किलोमीटर पूरे हो जाए रुक जाया करना। तुमने कहा ठीक है। तुम मेरे से पूछोगे किस रूट पे जाऊं दौड़ लगाने के लिए? मैंने कहा कहीं भी जाओ, तुम्हारे घड़ी में जब 2 किलोमीटर की डिस्टेंस तुम कवर कर लो, बस रुक जाना, उतना एनफ है। तो आपने 2 किलोमीटर की दौड़ लगाई, किस दिशा में लगाई इस चीज से कोई मतलब नहीं है। चाहे आप एक ही ग्राउंड के 10 चक्कर काटो, चाहे एक ही ग्राउंड के 2 चक्कर सीधे 2 चक्कर उल्टे काटो, चाहे भैया किसी उबड़ खाबड़ रास्ते पे टेढ़ा मेढ़ा, कभी राइट कभी लेफ्ट कभी कहीं जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। और ये हमेशा पॉजिटिव में रहेगी, नेगेटिव नहीं हो सकती डिस्टेंस। जैसे कि भाई तुम यहां हो,
तुम एक कदम भी चलोगे तो प्लस में ही तो चलोगे। पहले तुमने 0 मीटर की दूरी तय की थी, अब तुम थोड़ा सा 10-20 मीटर आगे चले गए, यहां तक मान के चलिए 10 मीटर हो गया, तो तुमने हमेशा पॉजिटिव में दूरी को तय किया। और ये अदिश है, यानी कि बेटा ये स्केलर क्वांटिटी है। तो जब आपसे डिस्टेंस से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा कि डिस्टेंस क्या है, आप कहेंगे बेटा जी पहली बात तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। और दूसरी बात ये स्केलर क्वांटिटी है बेटा जी, अदिश राशि है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होती। मैं लिख देता हूं, डिस्टेंस में बेटा जी डायरेक्शन नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। ओनली लिख सकते हैं सर, केवल क्या होता है, परिमाण होता है, केवल परिमाण होता है, परिमाण होता है। ओके जी सर। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट मैंने लास्ट क्लास में भी मैं आपको बता के गया कि इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ होता है, सबसे छोटी दूरी होती है ना। तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी यह सदिश राशि है, जिसको हम क्या कहते हैं भाई, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये बेटा जी स्केलर क्वांटिटी थी, है ना। ये कौन सी क्वांटिटी थी? ये अदिश राशि थी, धनात्मक था। कह रहा है कि धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है, बताऊंगा कैसे हो सकता है। और प्रारंभिक से लेकर अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी है, ध्यान रखेंगे न्यूनतम दूरी, ऐसा नहीं कि केवल दूरी लिखोगे, न्यूनतम वर्ड जरूर ऐड करोगे। तो ये सदिश राशि है, बोले तो बेटा वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है बेटा जी? वेक्टर क्वांटिटी है। अभी दिखाता हूं इसको बेटा जी, हम एक पेज पे ऐड करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए ये है आपका इनिशियल पॉइंट, ये बेटा जी पॉइंट ए है। इस पॉइंट ए के लिए मैं लिख देता हूं कि ये इनिशियल पॉइंट है। ये कैसा पॉइंट है बेटा? ये इनिशियल पॉइंट है, यानी कि शुरुआती बिंदु है। आप लिख सकते हैं बेटा जी प्रारंभिक, प्रारंभिक बिंदु है। ओके, अब आप यहां से किधर जाते हो किधर नहीं जाते उस चीज की बात कर लेते हैं। जैसे कि आप बेटा यहां गए, ध्यान रखिएगा। ओके सर, उसके बाद आप कहां गए? उसके बाद आप गए यहां पर, ठीक है सर, मान लिया आपकी बात। उसके बाद बेटा जी आप यहां चले जाते हो, उसके बाद प्यारे बच्चे आप यहां आ जाते हो, उसके बाद आप कहां आ जाते हो? आप यहां आ जाते हो, और उसके बाद बेटा जी आप यहां आ जाते हो, यहां पर आके आप रुक जाते हो, यहां पर आके आप रुक जाते हो। और ये क्या है बेटा जी? ये फाइनल पोजीशन है, ये पॉइंट नंबर बी है। इसको हम फाइनल पोजीशन लिख देते हैं, फाइनल पोजीशन, अंतिम बिंदु जहां पर आकर आप रुक गए, ठीक है। तो जब आपसे पूछा जाएगा डिस्टेंस कितनी हो गई, मान के चलिए इसकी दूरी जो थी 10 मीटर थी, इस पॉइंट की दूरी मान के चलिए 7 मीटर थी, इस पॉइंट की दूरी करीब 12 मीटर है, इस पॉइंट की दूरी करीब 10 मीटर है। नहीं, वहां तक तो बेटा 20 ही मान लो इसको, मान के चलिए इसकी दूरी 20 मीटर है, और इसकी दूरी जो है मान के चलिए 4 मीटर है। और अगर हम इसको मापें, अगर हम इस पॉइंट को मापें तो बेटा मान लीजिए इसकी दूरी जो है वो 2 मीटर है, इसकी दूरी 2 मीटर है। तो जब मैं आपसे पूछूंगा डिस्टेंस, बेटा जब मैं आपसे पूछूंगा डिस्टेंस बताओ मेरे को कितनी चल के आया वो इंसान, बोले तो दूरी, आप बोलोगे सर अभी गिनते हैं। अब इन पॉइंट्स के नाम रख लेते हैं, जैसे कि ये बी पॉइंट था, सॉरी बी वहां पर है, इसको एक्स पॉइंट रख लेते हैं, इसको हम एक्स पॉइंट रख लेते हैं, फाइनल पॉइंट जिसको बोलते हैं, इसको हमने रख दिया बेटा एक्स पॉइंट।
इसको बोल दिया बेटा B, इसको C, इसको D, इसको E, ऐसे करके। तो जोड़ लो भैया, A से लेकर B की दूरी 10 मीटर प्लस B से C की दूरी 7 मीटर प्लस 12 मीटर प्लस 20 मीटर प्लस बेटा जी 4 मीटर, इतना टोटल डिस्टेंस हो गया। तो 10 7 17 और 12 कितने हो जाते हैं? 29, 29 और 20 कितने हो जाते हैं? 49, 49 और 4 बेटा 53 मीटर। आप कहोगे मैं 53 मीटर चल के गया किसी भी प्रोडक्ट को लेने के लिए। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा जी मुझे तो डिस्प्लेसमेंट बता दो, तुम दूरी वूरी छोड़ो, डिस्प्लेसमेंट बता दो, डिस्प्लेसमेंट बता दो बेटा जी, जिसको हम कहते हैं विस्थापन, विस्थापन। तो कितना है भाई? सर इनिशियल पोजीशन से लेकर लास्ट पोजीशन तक, अंतिम पोजीशन तक 2 मीटर का है। तो देखो कितना अंतर आ गया। अगर मैं आपसे यह कहता कि सर वापस यहीं आकर रुक जाता, तो मान लो फाइनल पोजीशन ये होता, तो जहां से चले वहीं वापस आ गए, 0 हो गया। दूसरा केस ले लेता हूं इसके लिए दूसरा केस ले लेता हूं। मान के चलिए ये कोई सर्कल है, मान के चले मेरे प्यारे बच्चे ये कोई सर्कल है, ये कोई सर्कल है, ये कोई सर्कल है। सर्कल को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। मान के चलिए कोई सर्कल है, इस पॉइंट से आप चले, अरे भाई रुक जा, ये पॉइंट है बेटा जी ए, प्रारंभिक बिंदु। घूम फिर के वापस भी आप यहीं पर आ जाते हो, यही पॉइंट बी है, ये अंतिम बिंदु है। आप गए घूमने के लिए, इस राउंड के पूरा चक्कर आप लगा कर आ गए प्यारे बच्चे, आपने इसका पूरा राउंड लगाया, राउंड लगाने के बाद आप यहां पर आ गए, तो अंतिम बिंदु हो गया। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट जिसको विस्थापन कहते हैं कितना है बेटा? विस्थापन यहां पर कितना हो जाएगा सर? 0 हो जाएगा। क्यों? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों एक हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक रास्ता है ना, यहां पर आपका इनिशियल पॉइंट है, यहां पर बेटा जी आपका इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, पॉइंट का नाम है ए। अगर आप बी पॉइंट तक जाते हो, ये बी पॉइंट तक जाते हो, तो विस्थापन कैसा होगा बेटा जी? पॉजिटिव होगा। विस्थापन कैसा हो जाता है सर? पॉजिटिव हो जाता है। अगर आप उल्टी दिशा में जाने लग जाओ, अगर आप उल्टी दिशा में जाने लग जाओ, तो मान के चलो ये 0 है, ये 0 है, ये 10 मीटर है, और ये मान के चलिए -8 है। अगर आप उल्टी दिशा में जा रहे हो तो यहां पर आपका डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा सर जी? डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा। कि भाई तुझे जाना इधर था, तू इधर चला गया, तूने तो नुकसान कर दिया। तो इसको बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट तीनों तरीके का हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट कैन भी, मैं लिख देता हूं, हेंस विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट कैन बी, यानी कि हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। लेकिन जब बात डिस्टेंस की करते हैं, जब बात करेंगे बेटा दूरी की, तो दूरी हमेशा पॉजिटिव में ही रहती है। वही चीज आपको यहां पर बताई गई थी। अब दोनों के बीच में रिलेशन बता देते हैं। कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बराबर भी हो सकता है। बराबर कैसे हो सकता है सर? उसको भी बता दो। मान के चलिए आपने इस सीधी लाइन में, रेखा में गमन किया, आपने सीधी रेखा में गमन किया, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, आप यहां से यहां चल कर गए, और इसकी दूरी जो है बेटा वो 10 मीटर है, 10 मीटर है। तो 10 मीटर दोनों के लिए है,
यहां पर विस्थापन भी सेम रहेगा क्योंकि सबसे कम दूरी यही है। विस्थापन बराबर रहेगा दूरी के, क्योंकि विस्थापन की फुल फॉर्म क्या थी या डेफिनेशन क्या थी कि प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु। तो देखिए प्रारंभिक बिंदु ये रहा, अंतिम बिंदु ये रहा, इसके बीच की जो सबसे कम दूरी है वो यही है, तो विस्थापन भी यही और दूरी भी यही। इससे कम भी हो सकता है। कम ऐसे हो सकता है कि बेटा जी यहां से जाता कोई इंसान और वापस आके यहां रुक जाता। तो जब हम डिस्प्लेसमेंट मापते तो इस शॉर्टेस्ट पाथ का मापते। किसका बेटा जी? इस शॉर्टेस्ट पाथ का मापते, इस कम से कम दूरी का मापते। हो सकता है 10 मीटर की जगह 4 मीटर आए, 5 मीटर आए, हो सकता है 10 मीटर की बजाय 4 या 5 मीटर आए। तो वही चीज कह रखी है कि डिस्प्लेसमेंट बेटा डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, डिस्टेंस से कम हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट कभी भी दूरी से ज्यादा नहीं रहेगा। मैं यहां लिख देता हूं, आप लिखेंगे विस्थापन कभी भी दूरी से ज्यादा नहीं रह सकता, दूरी से ज्यादा नहीं हो सकता। कम हो सकता है, बराबर हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। चलिएगा, कह रहे चाल और वेग, डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। नहीं बेटा, डिस्टेंस जीरो है तो आपने तो दूरी चली ही नहीं ना, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में रहेगा। अब तुम एक जगह खड़े हो तो वो डिस्टेंस ही नहीं है, तुम तो अभी रेस्ट पे हो, तुम चले ही नहीं तो जीरो काउंट नहीं करेंगे। थोड़ा सा भी चलोगे तो उसी को दूरी माना जाएगा। ठीक है, हाँ। कह रहे चाल और वेग यानी स्पीड एंड वेलोसिटी। कह रहा चाल क्या है? कह रहा डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, यानी बेटा कितने समय में कितनी दूरी तुमने तय की। यानी कि बेटा जी स्पीड या चाल की बात करें तो दूरी अपॉन में समय। मात्रक क्या है सर? मीटर पर सेकंड, क्योंकि दूरी को किस में मापते हैं बेटा जी? मीटर में मापते हैं। टाइम को सर सेकंड में मापते हैं, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ऊपर जाने के बाद ऐसे लग जाता है। तो क्या हो गया? आपने बोला सर जी मीटर पर सेकंड, जो यूनिट आ जाती है हमारी चाल की स्पीड की। ठीक है, याद रखेंगे कि स्पीड कैसी थी, जल्दी बताएं बेटा। जो स्पीड है कैसी राशि थी? जल्दी बोलेंगे बेटा, अदिश राशि थी, अदिश राशि थी। जबकि बात करते हैं हम वेग की, तो वेग कैसी राशि है बेटा? ये सदिश राशि है, ये सदिश राशि है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ओके। अब वेग, जिसको हम वेलोसिटी कहते हैं बेटा, ये एकांक समय में हुआ विस्थापन है कि एक समय में कितना विस्थापन हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यहां पर डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। इसकी भी मीटर पर सेकंड यूनिट होती है बेटा जी। तो ये तो दूरी अपॉन समय, ये विस्थापन अपॉन समय, विस्थापन अपॉन समय। तो यहां पर बेटा जी दोनों चीजें हैं। यहां पर आपका परिमाण भी है, मैग्नीट्यूड भी है, और बेटा डायरेक्शन भी है। वेलोसिटी हमेशा किस डायरेक्शन में, कोई भी गाड़ी, कार या तुम किस दिशा में जा रहे हो तो वो वेलोसिटी है। तुम किस चाल से जा रहे हो, स्पीड से जा रहे हो, तुम्हें इस दिशा से कोई मतलब नहीं, तो वो स्पीड है। अब बात करते हैं एक्सलरेशन की, जिसको त्वरण कहते हैं। कह रहा कितना चेंज हो रहा है, किसमें सर? वेलोसिटी में। तो आप कह सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सलरेशन। कि बेटा वेग परिवर्तन की दर, वेलोसिटी में परिवर्तन किस दर से, किस रेट से चेंज हो रहा है, उसको त्वरण कहते हैं, है ना। तो इसका फॉर्मूला बेटा यही है, ए फॉर एक्सलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन में टी। अब जो v है बेटा वो फाइनल वेलोसिटी है और u इनिशियल वेलोसिटी है। यानी कि मैं लिखूं आपको यहां पर, इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ, मतलब हिंदी में नहीं लिखा हुआ, तो मैं लिख देता हूं। जो v है
वो तो बेटा अंतिम वेग है, अंतिम वेग, अंतिम वेग है। और जो u है वो बेटा शुरुआती वेग है या प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, प्रारंभिक वेग है। इज दैट क्लियर? यहां लिखा भी हुआ है बेटा, v इज द फाइनल वेलोसिटी और u इज द इनिशियल वेलोसिटी। t अपॉन में टाइम आपको बताइए, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन में t। मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर सेकंड 2 बार आ जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए वेलोसिटी हो चाहे आपका मतलब इनिशियल वेलोसिटी चाहे फाइनल वेलोसिटी हो, टाइम इन दोनों में नीचे है। तो एक टाइम यहां से आएगा और एक टाइम बेटा जी यहां से आएगा, तो टाइम 2 बार हो जाता है, जिससे हम इसको कह सकते हैं बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ जाएगा। अगर अब हमें एवरेज स्पीड निकालनी हो, औसत चाल निकालनी हो, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम कर दिया जाता है। कितनी दूरी हमने तय की उसको बेटा कितने समय में तय की, ऐसे करके निकाल दीजिए। तो जब आपसे फॉर्मूला पूछता है या कोई भी क्वेश्चन अगर पूछता है और इन फॉर्मूलाज आपको यूज करना पड़ेगा, जिसमें आपका स्पीड का फॉर्मूला बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी का फॉर्मूला बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, एवरेज स्पीड की बात कर लेते हैं, एवरेज स्पीड तो टोटल डिस्टेंस कितनी दूरी तय करी अपॉन में कितना समय लगा, कुल दूरी अपॉन में कुल समय। ऐसा हो सकता है ना कि तुमसे 3-4 गाड़ियों के लिए कह दे, या आपने 3-4 बार स्टॉप कर करके गाड़ी चलाई हो, कि एक बार तुम वहां गए वहां रुके, फिर यहां गए यहां रुके, तो बीच का समय हटा दो, जितनी देर तुमने रेस्ट किया, जितनी देर तुम्हारी गाड़ी चली, कितनी दूरी तय करी, सबको जोड़ लीजिए, टोटल समय से भाग दे दीजिए, तो एवरेज स्पीड आ जाएगी। जैसे कि एवरेज स्पीड का मैं बात करता हूं कि आप घर से चले, एक ढाबे पर रुके, ढाबा, ढाबा ऐसा ही लिखते हैं ना, हाँ, तो आपने मान के चलिए 10 किलोमीटर नहीं, 10 किलोमीटर नहीं कहेंगे, थोड़ा बड़ा यूनिट लेते हैं, 50 किलोमीटर की दूरी तय करी और आपको लगे इसमें आधा घंटा, 30 मिनट्स लगे, 30 मिनट्स लगे, ओके। फिर आप दोबारा खाना खाने के बाद ढाबे से निकलते हैं अपने ऑफिस के लिए, ऑफिस के लिए। फिर आपने 100 किलोमीटर की दूरी तय करी और आपको लगे अब कुल और कुल अब भी 30 मिनट ही आपने लगाए। खाना खाने के बाद आप में एनर्जी आ गई, रोड खाली था, आपने 100 की स्पीड पे गाड़ी चलाई, ओके सर। अब हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, तो दोनों को जोड़ दो। टोटल दूरी कितनी तय करी आपने? सर 150, टोटल आपने 150 किलोमीटर की दूरी तय करी। और बेटा जी समय कितना लगा? आप बोल देंगे सर समय लगा सिर्फ 60 मिनट, ऐसे करके तो काट पीट देंगे भाई, कितना आ गया, यानी कि 1 घंटे में आपने 150 किलोमीटर तय किया। ऐसा ही माना जाएगा नहीं माना जाएगा? जल्दी बताएं। आपने 1 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करी। अब इस चीज से हमें कोई मतलब नहीं है कि पहले आपने 30 मिनट में 50 किलोमीटर चलाए थे, अब 30 मिनट में 100 चला लिए। तो यानी कि टोटल बात यह हो गई कि आप कितने की स्पीड से चला के लाए गाड़ी को? जल्दी बताएं। सर 150 की स्पीड से हम गाड़ी को चला के लाए। क्या आपने कहीं भी 150 की स्पीड पे गाड़ी चलाई? जल्दी बताएं। क्या आपने कहीं भी 150 की स्पीड पर गाड़ी चलाई? नहीं चलाई। आपने 1 घंटे आधे घंटे तो 100 किलोमीटर की स्पीड पे चलाई थी और आधे घंटे 50 किलोमीटर की पे, तो टोटल कितना हो गया सर? 150 हो गया। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल समय। तो आप 150 किलोमीटर की स्पीड से आए हो। आपके घर वाले कहेंगे तुम 150 की स्पीड से आए हो? नहीं, मैं आधे घंटे तो 100 की स्पीड से आया हूं और आधा घंटा मैं 50 की स्पीड से आया हूं। टोटल कितना हो गया 1 घंटे में? 150 हो गया। चलिएगा आगे आ जाए। ये तो हो गया एवरेज स्पीड, औसत चाल जिसको कह देते हैं हम। तो मैंने आपको स्पीड बताया, वेलोसिटी बताया, औसत चाल बताया और त्वरण बता दिया जिसको एक्सेलरेशन कहते हैं, कि फाइनल पोजीशन में से इनिशियल को घटा देंगे और टाइम से भाग दे देंगे। मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मात्रक बेटा जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन भी कराएंगे, टेंशन नहीं लेना। अब बेटा रिटार्डेशन, मंदन, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं जब वेग घट रहा होता है। जब एक्सेलरेशन आपका घट रहा होता है ना, तो उसको बेटा क्या कह देते हैं? रिटार्डेशन कह देते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन, ठीक है। तो जब
एक्सेलरेशन घट रहा होगा तो उसको रिटार्डेशन कह देते हैं। अब भाई इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। यदि त्वरण एक समान है, एक समान का मतलब है एक्सेलरेशन सेम है, एक्सेलरेशन बेटा जी सेम है, यानी कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है ना वो सेम है। एक्सेलरेशन क्या है बेटा जी? सेम है। एक्सेलरेशन क्या था? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर ये चीज सेम रख दी जाए, एक समान रख दी जाए, कम या ज्यादा ना करा जाए इसको, तो उस आधार पर बेटा गति के 3 समीकरण आपके हैं। एक तो बेटा प्रथम समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन, इसको v इज इक्वल्स टू यू प्लस में at बोल रहे होते हैं। सेकंड समीकरण s इज इक्वल्स टू ut प्लस में हाफ at स्क्वायर है। थर्ड में बेटा जी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस में 2as है ना। तो जब आपसे पूछेगा, जब बेटा जी आपसे पूछता है वेग और समय के बीच में संबंध निकालिए, या तो आप बेटा इस फॉर्मूले से निकाल रहे होंगे। जब स्थिति समय संबंध की बात करेगा तो बेटा जी s इज इक्वल्स टू ut प्लस में हाफ at स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस में 2s, वेग स्थिति संबंध। तो वेग समय, स्थिति समय, और फिर वेग और स्थिति, है ना। लास्ट में बेटा इन दोनों को मिक्स कर दिया है। ये तीनों के लिए बेटा अलग अलग फॉर्मूला है। यहां से क्वेश्चन भी आपके लिए बनेंगे तो मैं दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है अभी, बट फॉर्मूलाज पर बात करते हैं। अभी क्वेश्चन भी है आपके लिए। कह रहा वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन किसको कहते हैं? जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर चलती है, मान के चलिए जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर चल रही है तो इसको क्या बोल रहे हैं? इसको बेटा सर्कुलर मोशन बोलते हैं, इसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है, उसकी गति बेटा जी सर्कुलर मोशन कहलाती है। यदि चाल स्थिर हो तो उसको क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कह देते हैं। आपने 40 की स्पीड पर रेस फिट कर दी और 40 की स्पीड पर आपकी गाड़ी उस सर्कल के चारों तरफ घूम रही है, उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कह देंगे। कह रहा है इफ द स्पीड इज कांस्टेंट बट डायरेक्शन चेंज कंटिन्यूअसली। भाई देखिए स्पीड तो 40 ही है, स्पीड तो 40 मीटर पर सेकंड है, लेकिन दिशा तो हर बार बदल रही है ना। अभी ये इस दिशा में जा रही थी, थोड़ी देर बाद ये यहां पर आ जाएगी तो फिर इस दिशा में जाएगी, जब यहां पर आ जाएगी तो इस दिशा में जाएगी, यहां पर आ जाएगी तो इस दिशा में, यहां पर आ जाएगी तो इस दिशा में, यहां पर आ जाएगी तो इस दिशा में। तो स्पीड तो वही है लेकिन दिशा हर बार चेंज हो रही है, ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यदि चाल स्थिर हो लेकिन दिशा लगातार बदले तो वहां पर त्वरण मौजूद होता है। तो इसका फॉर्मूला है v इज इक्वल्स टू 2πr अपॉन में t। सर्कल की परिधि निकालने के लिए 2πr, सरकमफ्रेंस निकालने के लिए 2πr हम यूज करते हैं। और कितना समय लग रहा है उस 2πr को चलने में, इससे निकाल सकते हैं बेटा जी हम वेलोसिटी, है ना। आगे आ जाए, आगे चलें। अब न्यूटन के गति के नियम है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। बेटा यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं और बच्चा कंफ्यूज होता है। बेटा इन पर ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल मैं करा दूंगा, मैं न्यूमेरिकल लाया हूं। नहीं न्यूमेरिकल इसमें नहीं है, अगली क्लास में होंगे, ठीक है, क्योंकि अभी इस क्लास में हो नहीं पाएगा। पक्का कराऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है ना। कह रहा भाई प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो बेटा न्यूटन के नियम है और ये 3 नियम है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो पहले को तो बेटा नाम से ही जाना जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना। कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु अपनी विराम अवस्था में, विराम मतलब रेस्ट वाली अवस्था में, या फिर सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई भारी बल ना लगाया जाए। मान के चलिए मैं एक जगह बैठा हूं, या फिर एक सरल रेखा में मैं एक समान गति से चल रहा हूं तो चल रहा हूं, जब तक मेरे पे कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाएगा मेरी अवस्था चेंज नहीं होगी। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं बेटा? लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व। तो फर्स्ट लॉ को बेटा जी जड़त्व का नियम कहते हैं, मैं लिख देता हूं। अब आप कहोगे सर जी जड़त्व क्या है? बेटा जी इसको कहते हैं हम जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम हम इसको कहते हैं। अभी इसको भी एग्जाम्पल से इमेज बनाकर समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। सर ये इनर्शिया को समझ लीजिए। कह रहा वस्तु का वह गुण जो उसकी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, यह द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यानी कि मास पर, कितना भार है उस वस्तु के अंदर। तो इनर्शिया क्या है? वस्तु का वह गुण जो उसकी अवस्था परिवर्तन का विरोध कर रहा है। मान के चलिए मेरे में, मान के क्या चलना मैं बता ही देता हूं, मेरे में करीब 85 kg वजन है
अगर कोई मेरे को आकर थोड़ा सा धक्का लगाए, क्या वो मेरे को हिला पाएगा? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने अवस्था में परिवर्तन का विरोध किया। वो कह रहा भाई तू यहां से हट, मैं कह रहा हूं मैं नहीं हट रहा, तेरे में दम है तो हटा ले। तो मैंने अपनी अवस्था को चेंज करने का विरोध किया कि भाई मैं यहां से नहीं हटूंगा। और मैं यहां से कब तक नहीं हटूंगा? जब तक तेरे में दम है तू लगा ले। जब तू मेरे से ज्यादा दम या मेरे से ज्यादा ताकत लगा लेगा, तू मेरे को धक्का दे देगा, मैं साइड में हट जाऊंगा। अगर तेरे में दम है तो हटा दे। तो वस्तु यही कहती है, अगर एक 50 किलो की संदूक रखी हुई है एक जगह पर, तो वो वस्तु तब तक नहीं हिलेगी जब तक आप उतना फोर्स नहीं लगा देते कि जो 50 किलो वजन को खिसका दे। जैसे ही आप उस 50 किलो वजन से ज्यादा ताकत लगाते हो, वो संदूक क्या, उसका बावा भी खिसक के जाएगा दूर। तो यह है जड़त्व, यानी कि यह विरोध करता है अवस्था में परिवर्तन का। कहेगा देख भाई मैं तो हिल नहीं रहा, तुझे मुझे हिलाना है तो मेरे से ज्यादा ताकत लगा, मैं हिल जाऊंगा। समझ गए? हाँ। नहीं, दीवार पर धक्का देना ये सारी चीज नहीं है बेटा जी। दीवार तो बेटा कभी पीछे हटेगी ही नहीं। वैसे तो हम धक्का देंगे दीवार हटेगी नहीं पीछे। ठीक है? आप ऐसा कह सकते हो कि गाड़ी है और वो एक जगह खड़ी हुई है और आप उसे हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हिल नहीं रही है। आप किसी दूसरे की मदद लेते हैं, दोनों लोग धक्का लगाते हैं, आपने उस गाड़ी के द्रव्यमान से ज्यादा, मास से ज्यादा ताकत लगा दी, वो गाड़ी आगे की तरफ खिसक जाएगी। तो ये है जड़त्व। अब जब आपको जड़त्व समझ में आ गया, इनर्शिया समझ में आ गया, तो अब इसकी बात करते हैं भाई जड़त्व का नियम क्या कहता है। कह रहा है कि मैं यहां पर खड़ा हूं, विराम अवस्था में खड़ा हूं। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं ताकि आपको बता भी पाऊं। मैं यहां पर खड़ा हूं तो विराम अवस्था में हूं। कह रहा प्रत्येक वस्तु अपनी विराम अवस्था, पहले विराम अवस्था को ही समझ लेते हैं। तो कह रहा प्रत्येक वस्तु अपनी विराम अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। तो एक कुर्सी है, ये मेज जो है यहीं पड़ी है, बेटा मैं 10 दिन बाद आऊंगा ना तो कुर्सी मेरे को यहीं मिलेगी, जब तक कि किसी ने इसको आकर हटाया ना हो। है ना? आप अपने घर पे कुछ चीजों को छोड़ के जाते हो, आप ताला लगा गए घर से, सारी चीजें आपको ज्यों के त्यों ही मिलती है कुछ चीजों को छोड़कर। जैसे कि कोई पेपर हो सकता है, वो टेबल पे रखा था, हवा आई, हवा ने उस पेपर से ज्यादा ताकत लगाई तो पेपर उड़ के जमीन पर गिर गया। आपने देखा बाकी तो सब कुछ सेम है, यानी कि घर में पीछे से कोई नहीं आया, बस 2-4 पेपर हवा से उड़कर गिर गए हैं, पर्दे हिल गए होंगे, इतना ही तो हुआ होगा। तो जब आप किसी भी वस्तु से ज्यादा ताकत लगा देते हैं तो आप उसको हिला सकते हैं। तो यही बात वो कह रहा है। अब मान के चलिए दूसरा एग्जाम्पल, यह आपकी कार है कि हम फैमिली ट्रिप पर गए थे, पापा अच्छी कार चलाते हैं, पापा धीरे धीरे कार को आगे लेकर जा रहे थे हमारी कार जो है 50 की स्पीड पे चल रही थी, 50 किलोमीटर पर आवर। अब पीछे से कोई गाड़ी इसमें टक्कर मारे और टक्कर लगती है आपकी गाड़ी और तेज भागेगी, क्योंकि 50 पे तो वो खुद चल रही थी, पीछे से हल्की से किसी ने टक्कर मार दी। आप सोचो साइकिल पे चल रहे हो, पीछे से कोई धक्का दे दे तो आप थोड़ा और तेज भागने लग जाओगे। तो जैसे ही टक्कर लगी तो हो सकता है कि आपकी गाड़ी अब 60 किलोमीटर के हिसाब से चलने लग गई हो, या फिर आपके पिताजी ने ही रेस दे दी कि चलिए थोड़ा सा रेस देते हैं, तो इंजन पर प्रेशर लगाया गया, इंजन तेजी से घूमा तो आपकी गाड़ी हो सकता है 70 किलोमीटर पर आवर पर चली गई। तो बात यही कहना चाह रहा है कि या तो आप किसी फिक्स्ड पोजीशन पे हैं, या फिर आप किसी यूनिफॉर्म मोशन में हैं। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है एक समान गति। तो आप यूनिफॉर्म मोशन में ही चलते रहोगे, आप इस फिक्स्ड पोजीशन पर ही रहोगे जब तक कि कोई बाहरी बल नहीं लगेगा। अगर मैं आपकी गाड़ी की रेस 50 फिट करके छोड़ दूं तो वो 50 पर ही भागती रहेगी जब तक उस पर बाहरी बल नहीं लगेगा। जैसे ही कोई ब्रेकर आएगा, ब्रेकर बाहरी बल है, वो इसकी स्पीड को कम कर देगा। जैसे ही किसी ने पीछे से टक्कर मार दी, वो इस 50 की स्पीड को और तेज भगा देगा, 60-70 तक पहुंच सकती है। किसी में टक्कर लग जाएगी तो हो सकता गाड़ी रोकी जाए। तो बाहरी बल, कार के अलावा किसी दूसरी चीज ने बल लगाया, आपकी गाड़ी रुक गई, या पीछे से टक्कर मारी तो आपकी गाड़ी तेज भागने लगी। सेम उसी तरह
जब कोई एक चीज किसी फिक्स पोजीशन पर रखी हुई है तो वहां से तब तक नहीं हिलेगी जब तक उसके मास से ज्यादा आप उसमें ताकत ना लगाओ। तो यही है लॉ ऑफ इनर्शिया, जो न्यूटन का फर्स्ट नियम है। कह रहा है प्रत्येक वस्तु चाहे कोई रेस्ट में है या फिर एक समान गति से चल रही है, वो उसी दिशा में चलती रहेगी, दिशा की बात नहीं कर, वो उसी गति से चलती रहेगी जिससे पहले चल रही थी, जब तक उस पर कोई बाहर से बल ना लगाया जाए। जैसे ही बाहर से आप बल लगाएंगे, आगे से कोई टक्कर मारेगा तो गाड़ी रुक जाएगी, पीछे से टक्कर मारेगा तो गाड़ी तेज चल देगी, लेकिन हमें बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा अगर कोई वस्तु यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति या फिर एक अपनी फिक्स पोजीशन पर है। तो ये था लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। द्वितीय नियम, सेकंड नियम क्या है? कह रहा किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। अब भैया जी मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। भाई मोमेंटम क्या होता है? m इंटू में v। भाई मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं, तो मास इंटू में वेलोसिटी, इसकी जो यूनिट है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड होती है, क्योंकि मास को हम किलोग्राम में मानते हैं। जैसे कि मेरा मास 10 kg है ना, इंटू में वेलोसिटी का आपको पता ही है मीटर पर सेकंड होता है, मास अपॉन में टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन वो वेलोसिटी है ना, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, तो मीटर पर सेकंड हो जाता है। सूत्र क्या बन जाएगा फिर सेकंड लॉ का? सर F इज इक्वल्स टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सलरेशन। F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलरेशन। एक्सलरेशन जिसको हम बोल रहे थे त्वरण। त्वरण क्या था बेटा जी, जल्दी से बता दें। त्वरण क्या था बेटा? त्वरण ये रहा, किधर है? ये रहा, ये है त्वरण। A इज इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन में t। तो या तो आपको डायरेक्ट एक्सलरेशन दे दिया है कि भैया वो इतने के त्वरण से चल रहा है, वरना आपको क्या निकालना पड़ेगा? इस एक्सलरेशन की जगह पहले एक्सलरेशन निकालना पड़ेगा, v माइनस u अपॉन में t। यही तो निकालना पड़ेगा। ये सर बिल्कुल निकालना पड़ेगा। या तो आपको डायरेक्ट त्वरण दे देगा, अगर आपको दे दिया डायरेक्ट त्वरण तो आप निकाल लीजिए भैया। त्वरण के लिए हम क्या कर रहे थे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट था, तो अगर मान के चलिए सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपको फोर्स निकालना है तो मास था मान के चलिए किसी चीज का 10 kg इनटू में त्वरण आपको डायरेक्ट दे दिया है, आपको दे दिया भैया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ऐसे करके तो 10 से गुना कर देंगे, निकाल के लिख लेंगे। समझ गए? आगे आ जाओ। अब थर्ड लॉ कह रहा प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यानी कि एक्शन और रिएक्शन दोनों चीजें। कि अगर मैं इस जगह किसी चीज ने मुझे धक्का दिया है तो मैंने भी उसे पीछे धक्का देने की कोशिश की है। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर, यानी कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बराबर और विपरीत दिशा में फोर्स लगाती है कोई भी वस्तु। तो रॉकेट का उड़ना, जैसे कि बेटा रॉकेट प्रपल्जन है, बंदूक से पीछे धक्का लगना। जब रॉकेट उड़ता है, रॉकेट ऊपर जाता है लेकिन वो पीछे नीचे की तरफ काफी सारी गैसेस और आग छोड़ता है, जिसकी वजह से प्रेशर से रॉकेट ऊपर उड़ेगा। गोली हम चलाते हैं, जितनी स्पीड से वो निकलती है उतनी स्पीड से फोर्स पीछे लगाती है, जिसको हम पकड़ के रखते हैं। तो जैसे गोली चलती है तो कंधे पे लगा के रखते हैं बड़ी वाली बंदूक को, तो ऐसे ऐसे करके हिलती है थोड़ा सा, क्योंकि वो भी पीछे बैक डायरेक्शन में फोर्स लगा रही होती है। तो ये है आपका थर्ड लॉ, जिसको हम बोलते हैं एक्शन एंड रिएक्शन। जैसे ही बस चलती है, इसका एग्जाम्पल एक और ले लो। बस चलती है आगे की तरफ, बस चलेगी आगे की तरफ, जैसे वो एकदम से गियर छोड़ेगा तुम जाते हो पीछे की तरफ, बस आगे गई तुम पीछे गए। बस ब्रेक मारेगी, बस रुकेगी, तुम आगे जाओगे। ये एक्शन और रिएक्शन है भाई। ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, जिसको एक्शन ऑफ रिएक्शन वाला बोल रहे हैं। ये लॉ ऑफ मोमेंटम है, द्वितीयक नियम, जिसमें किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। तो ये सभी के फॉर्मूलाज हैं, है ना? हाँ, चलिएगा। अब आ जाते हैं बेटा घर्षण पर, जिसको बोलते हैं फ्रिक्शन। व्हाट इज फ्रिक्शन? तो कल हम इसके क्वेश्चन करेंगे, ध्यान रखना। कल सारे डाउट्स आपके क्लियर करूंगा, घबराना नहीं है। कल पूरा करीब 30 से 40 मिनट का जो सेशन रहेगा वो क्वेश्चन का ही रहने वाला है। तो कह रहा वह बल जो दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है उसको घर्षण कहते हैं।
बिना घर्षण के तो बेटा मैं पेन भी नहीं चला सकता बोर्ड पे। घर्षण फायदेमंद भी होता है, नुकसानदायक भी होता है। ठीक है, तो चलिए, दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है कौन? बल। तो बल या वह बल जो दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। आप जब जमीन पे चल रहे होते हो ना, आप आगे बढ़ रहे होते हो, आपकी चप्पल जो है फ्रिक्शन जो है पीछे लगा रही होती है, घर्षण पीछे लगा रही होती है। प्रकार क्या है बेटा जी फ्रिक्शन के? आप बोलेंगे सर स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं, रुकी हुई वस्तु पर कार्य करता है। सर सर्पी घर्षण बेटा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सरकती हुई वस्तु पर कार्य करता है। ये बेटा लोटनिक घर्षण रोलिंग फ्रिक्शन होता है, लुढ़कती हुई वस्तु पर सबसे कम होता है। मैं तीनों के लिए आपको बता देता हूं इमेज बनाकर। एक तो बेटा स्थैतिक घर्षण है, जैसे कि एक पेज ऐड करता हूं। हाँ, यहां पर मैंने कोई एक डब्बा लिया, यहां पर प्यारे बच्चे मैंने एक डब्बा लिया। ठीक है, मैंने यहां पर एक डब्बा लिया, रख दिया। अब मैं आपसे कहूंगा कि भैया इस डब्बे को सरकाना है ना? इसके बीच में बेटा घर्षण है, इसके बीच में घर्षण है, ध्यान रखेंगे। हो सकता है सरफेस खुरदरी हो, तो इसको मैं अगर इधर की तरफ मूव कर रहा हूं, इधर की तरफ मूव करा रहा हूं, तो यहां पर हमारा सर स्थैतिक, कौन सा सर जी? स्थैतिक घर्षण लगेगा। यहां पर घर्षण सबसे ज्यादा रहता है, यहां पर जो फ्रिक्शन है या जो घर्षण है वो सबसे ज्यादा लगेगा। ज्यादा लगेगा। चलिए इसको थोड़ा और एडवांस कर देते हैं। कह रहे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग का मतलब है सरकती हुई वस्तु। सरकती हुई वस्तु को हम क्या कर देते हैं, इसी पाथ को हम ऐसा बना देते हैं प्यारे बच्चों, इसी पाथ को हम ऐसा बना देते हैं। ये लो, अब यहां पर हम क्या बनाएंगे बेटा जी? अब हम यहां पर एक बॉक्स बना रहे हैं। अब हम यहां पर एक बॉक्स बना रहे हैं, सॉरी, अब हम यहां पर एक बॉक्स बना रहे हैं, और इस बॉक्स को हम ऐसे कर दें जैसे कि ये है। यहां पर बेटा फ्रिक्शन है, फिर से वही है, इस डायरेक्शन में हम इसको भेज रहे हैं। ये कौन सा है बेटा जी? आप बोलेंगे सर ये हमारा लुढ़कता हुआ, जिसको हम बोल रहे हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, सर्पी घर्षण इसको बोलेंगे। मैं लिख देता हूं बेटा जी, इसको हम बोलेंगे स्लाइडिंग, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सर्पी घर्षण। इसको हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? सर्पी घर्षण हम इसको बोलेंगे, सर्पी घर्षण। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं रोलिंग फ्रिक्शन की। रोलिंग फ्रिक्शन की बात कर लेता हूं, और मैं रोलिंग फ्रिक्शन को दोनों तरफ दिखा देता हूं। दोनों तरीके से मैं आपको रोलिंग फ्रिक्शन दिखा देता हूं। मैं यहां पर भी रोलिंग फ्रिक्शन दिखा देता हूं, ठीक है, और मैं बेटा यहां पर भी रोलिंग फ्रिक्शन दिखा देता हूं आपको। दोनों जगह मैं रोलिंग फ्रिक्शन आपको दिखाऊंगा। ठीक है, यहां पर भी मैंने डब्बा बनाया प्यारे बच्चों, मैंने यहां पर भी डब्बा बना दिया, फिर से मैंने यहां पर भी डब्बा बना दिया, फिर से ये लो। लेकिन बेटा यहां मैंने पहिए लगा दिए, यहां लगा दिए मैंने पहिए, यहां लगा दिए मैंने पहिए। ठीक है, तो यहां पर कौन सा फ्रिक्शन हो जाएगा? रोलिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। यहां पर आपका बेटा रोलिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। ये कौन सा फ्रिक्शन है सर? ये रोलिंग फ्रिक्शन है। अभी भी हम यही कर रहे हैं बेटा जी, इधर की तरफ लेकर जा रहे हैं, इधर की तरफ हम फोर्स लगा रहे हैं। यहां पर भी डब्बा ऐसे ही बना दो भाई, यहां पर भी डब्बा बना दो। जी सर बिल्कुल बना देंगे, जब आप कह रहे हो तो ये लो भाई, हमने यहां पर भी डब्बा बना दिया, और इसमें भी पहिए बना दो, इसमें भी पहिए बना दिए। तो यहां पर घर्षण सबसे ज्यादा लगेगा। कहां पर बेटा जी? यहां पर।
ये थोड़ा सा इसको मिटाता हूं वरना तुम्हें लगेगा सर ने नीचे के लिए लिखा हुआ है। यहां पर बेटा जी घर्षण सबसे ज्यादा, यहां घर्षण कैसा रहेगा, सबसे ज्यादा। यहां बेटा जी घर्षण कैसा रहेगा, मध्यम घर्षण रहेगा। फ्रिक्शन जो है बेटा वो मॉडरेट रहेगा। और ये दोनों कंडीशन बेटा रोलिंग फ्रिक्शन है, तो यहां पर ज्यादा रहेगा। आप लिखेंगे रोलिंग फ्रिक्शन में, रोलिंग फ्रिक्शन में घर्षण सबसे कम रहेगा, सबसे कम रहेगा। दोनों की बात कर रहा हूं मैं। अब दोनों में से पूछ लिया जाए, बताओ इन दोनों में से किस में सबसे कम घर्षण लगेगा, इन दोनों में से सबसे कम घर्षण किस में लगेगा, बताएं। इन दोनों में से इनकी कंडीशन लिख देता हूं। ये कंडीशन ए है, ये कंडीशन बी है, ये कंडीशन सी है, ये कंडीशन डी है। बताओ सबसे कम घर्षण इनमें से किस में लगेगा। देखिए ये तो हमको पता है कि रोलिंग फ्रिक्शन में घर्षण कम लगेगा, लेकिन किस में सबसे कम लगेगा। वेरी गुड, पूजा ने बोला सर ट्रायंगल वाले पे घर्षण सबसे कम लगेगा। इसी ट्रायंगल को बेटा मैं ऐसे बना देता, प्यारे बच्चे इसी ट्रायंगल को मैं ऐसे बना देता, इसी ट्रायंगल को प्यारे बच्चे मैं ऐसे बना देता। कैसे बना देता सर, ऐसे बना देता। इसी ट्रायंगल को मैं अगर ऐसे बना देता, इसी ट्रायंगल को मैं ऐसे बना देता, ये थोड़ा ज्यादा कर दिया है, थोड़ा थोड़ा करते हैं। ऐसे करता, ऐसे कर देता बेटा, फिर मैं बॉक्स बनाता, फिर बॉक्स में बेटा मैं पहिए भी लगा देता। या दो बॉक्स ले लेता हूं, लो एक बॉक्स ऐसा और एक और बॉक्स बनाओ। सर एक और बॉक्स बना लिया, लो बेटा जी एक बॉक्स ऐसा बना दिया। आपके ऊपर डिपेंड है भाई सर। अब मैंने पहिए या फ्लैट सरफेस ना रखकर मैंने जिस सरफेस पे चल रहे हैं उसको भी खुरदरा बना दिया है, उसको भी मैंने खुरदरा बना दिया। ये इसके पहिए हो जाएंगे, ये इसके पहिए हो गए बेटा। मतलब आपको ये देखना भैया क्या क्या चीजें अप्लाई हो रही हैं, क्या क्या कंडीशन रखी गई हैं। अब बताओ ये ए बी सी डी था, इसको हम ई कर लेंगे, इसको हम एफ कर लेंगे। अब मैं आपसे पूछूं कि फ्रिक्शन किस में ज्यादा लगेगा, डी एंड ई में से किस में ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, डी और ई में से फ्रिक्शन किस में ज्यादा लगेगा। आप बोलेंगे सर ई में ज्यादा लगेगा, ई में फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, ठीक है। हाँ, और जब मैं आपसे पूछूं कि एफ और बी में फ्रिक्शन किस में ज्यादा लगेगा, एफ एंड बी में, इनमें किस में ज्यादा लगेगा। तो जब ये कंडीशन रहेगी तो एफ में फ्रिक्शन ज्यादा, इसमें ज्यादा फ्रिक्शन रहेगा, बी में कम हो जाएगा। अब ये बेटा आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप ये देखो कि सवाल में कंडीशन क्या दी गई है। अब सवाल में कुछ भी एग्जामिनर कंडीशन दे सकता है, आपको रूल समझना होगा, ठीक है, कि कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से कारण अप्लाई हो रहे हैं। ओके, चलिएगा, ये सब फ्रिक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनके क्वेश्चंस भी हम कल करके देखेंगे। तो यहां तक था बेटा जी आपका, जिसको हम क्या बोल रहे थे, गति, है ना। कल हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद बल पढ़ेंगे, कल हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम बल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, राम राम, सत श्री अकाल। और आप यकीन मानिएगा कल के क्वेश्चंस हम ऑप्शन वाले भी लाएंगे और डायरेक्ट
विदाउट ऑप्शन भी मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा ताकि उन्हें आप सॉल्व करो, क्योंकि ऑप्शन वाले क्वेश्चन में तुम तुक्का लगा देते हो कि सर बी होगा, सी होगा, डी होगा, कुछ तो सही ही होगा। ठीक है, हाँ चलेगा। धन्यवाद, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कल के सेशन में हम क्वेश्चन भी करेंगे, क्वेश्चन भी थ्योरेटिकल वाले रहेंगे, ऑप्शन वाले नहीं रहेंगे। ऑप्शन वाले 3-4 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए दूंगा, मैं आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू।